नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। ये बिहार बजट का 2024-25 का वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग बिहार के जो 2024 और 2025 का बजट आया है, जो फरवरी 2024 ईस्वी में पारित किया गया था बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि क्या है। लिखा हुआ हिंदी में है, लेकिन मैं बोलूँगा बाइलिंगुअल ही, जिससे आपको समझ में आ जाए। इतना बाइलिंगुअल तो होगा ही, तो कृपया करके उसका टेंशन ना लें कि हिंदी में लिखा हुआ है तो कैसे समझ में आएगा। मुझे भी पता है कि इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी जो होते हैं वो हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में आपको आसानी से याद रहते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। साथ में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि अगर पिछले साल के पेपर को देखेंगे तो बिहार बजट से सवाल नहीं पूछा गया था, बिहार इकोनॉमिक सर्वे से भी सवाल नहीं पूछा गया था। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी गलती जो अभ्यर्थी करते हैं वो है ये कि पिछले साल का पेपर देखकर इस साल के पेपर का गेस करते रहते हैं, अंदाज़ा लगाते रहते हैं। ऐसा कोई गलती नहीं करना है। बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार करंट अफेयर, इसको डिटेल में अच्छे से तैयार करके जाना है। नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं, पूछेगा तो हम उसको करके आएंगे। वर्स्ट सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार होकर जाना है। कभी भी ये गलती नहीं करना है कि पिछले साल नहीं पूछा तो इस बार भी नहीं पूछेगा, ऐसा कतई भी नहीं होता है। ठीक है, एक एक छोटे छोटे फैक्ट को देखते चलेंगे हम लोग, जिससे आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए, याद हो जाए। इस तरह से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक ट्रेंड देख रहे होंगे, शुरू करते हैं बजट का डिस्कशन। तो अगर आप एक ट्रेंड देख रहे होंगे तो 2014-15 की तुलना में 24-25 में पिछले 10 वर्षों में बजट का आकार 2 गुना से ज़्यादा हो गया है। आप देखिए 1,16,000 है, यहाँ पर 2,78,000 हो गया है। 2,32,000 होता तब भी ये 2 गुना हो पाता, लेकिन 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया बजट का आकार पिछले 10 वर्षों में। तो अगर आपसे एनालिसिस वाले सवाल पूछेगा, एनालिटिकल, तो ये स्टेटमेंट डालकर पूछ सकता है कि पिछले 10 वर्षों में बिहार का बजट 3 गुना बढ़ गया है। तो वहाँ पर ज़रा सचेत होकर भाई कि क्या बोला गया क्या नहीं, सचेत हो जाएंगे और बताएंगे कि नहीं 2 गुना हुआ है, 3 गुना तो अभी नहीं हुआ है। देखिए क्या है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने, किस सरकार ने, तो एनडीए ने, राजद की सरकार नहीं थी उस समय, एनडीए की सरकार ने 13 फरवरी 2024 को तिथि भी ध्यान में रखिएगा। स्टेट पीसीएस अगर वन लाइनर पे मान लीजिए चला गया फिर से, तो ये तिथि आपसे पूछ लेगा को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए 2,78,725.72 करोड़ रुपए, 2.78 करोड़ रुपए, 2.78 लाख करोड़ रुपए, 2,78,725.72 करोड़ का बजट है इस बार। इतनी बार मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये आपसे सीधा सीधा सा पीटी में पूछा गया है। बीपीएससी के 67 का पेपर उठाइए, उसमें यही पूछा था 66 में कि बजट का आकार इस साल कितना था। पिछले साल का भी पूछ लेता है कई बार, तो पिछले साल कितना था, तो 2,61,000 था। ये भी ध्यान रखिएगा, 2,61,000 से 2,78,725 पर हम लोग आ गए हैं। ओके, अगला है आपका बजट पेश किया गया। राज्य में अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। आपको दिख रहा होगा कि हर साल बजट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो हर साल ये लाइन तो आपको दिखेगा ही कि ये राज्य का आज तक का सबसे बड़ा बजट होगा, क्योंकि हर साल ही बजट का आकार जो है वो बढ़ता जाता है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार बजट को सदन में रखा। बजट में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है, प्रायोरिटीज़ दी गई है। यहाँ पर ये कहा गया, इंट्रोडक्शन है ये। बजट दरअसल में होता क्या है बंधुओं, अब थोड़ा सा समझ की बात हम लोग कर लेते हैं। बजट जो है इसका चर्चा कहीं भी भारत के संविधान में नहीं किया गया है। भारत के संविधान में कहीं पर ही बजट की चर्चा नहीं है। केवल ये लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण ये बोला गया है किसमें, तो भारत के संविधान में। ये राष्ट्रपति महोदय सदन के सामने बजट रखते हैं, और ये बजट किसके माध्यम से रखा जाता है, तो ये रखा जाता है वित्त मंत्री के महोदय के माध्यम से। तो राज्य के राज्यपाल महोदय ये बजट रखते हैं सदन में राज्य के वित्त मंत्री के माध्यम से। कृपया करके इन लाइनों को ध्यान में रखें, यूपीएससी के इस बार के पेपर में यही लाइन पूछ लिया गया है।
बजट में नौकरी रोजगार पर अधिक बल दिया गया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट आकार 2,61,000 करोड़ रुपए से वित्तीय वर्ष 24-25 के बजट आकार में 16,840.32 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई। मतलब पिछले साल का जो बजट था उसमें अगर आप 16,840 रुपया जोड़ देंगे और 0.32 दशमलव के बाद के अंक को कभी भी 32 नहीं पढ़ना है, 72 नहीं पढ़ना है, 0.32 होता है। अंक गणित अगर बचपन में पढ़ा होगा तीसरी चौथी में, तो प्लेस वैल्यू होता है हर किसी का, दशमलव के बाद का कभी भी अंक पूर्ण नहीं होता, 32 नहीं बोला जाता है। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर। तो 16,840.32 करोड़ रुपए जो हैं वो पिछले साल की तुलना में इस साल ज़्यादा हैं। ओके, अगला देखिए क्या है। सरकार ने सभी वर्गों मुख्यतः गरीब वंचितों के लिए काफ़ी कुल बजट आकार का 38% 1,08,384 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये हर सरकार जो है वो बजट बनाती है तो उसमें बताती है कि किस किस को हमने प्रायोरिटीज़ रखा है। तो बिहार सरकार के बजट के अकॉर्डिंग उन्होंने इस बार प्रायोरिटीज़ में किसको किसको रखा है, तो शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र, और ये सामाजिक क्षेत्र में ही गरीब आबादी जो है उसकी बात की जाती है। पुअर आबादी की बात इसी में की जाती, गरीब आबादी की। लेकिन दरअसल में बिहार सरकार ने एक शानदार सा काम किया, वो है कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे बना लिया। अब बिहार सरकार को पता है कि 6,000 से कम इनकम वाले उसके राज्य में कितने लोग हैं और उन लोगों को हमें इकोनॉमिक रूप से सशक्त करना है। तो यानी कि बिहार सरकार ने एक पैरामीटर बना लिया कि भाई गरीब मैं किसको मानूं, और ये भी उसको पता है कि कौन सा परिवार गरीब है और कौन सा परिवार गरीब नहीं है। तो इस प्रकार से बिहार सरकार ने एक शानदार काम करते हुए गरीबों की कम से कम पहचान कर ली है। अगला है 24-25 के बजट के अनुमान। संक्षिप्त में देखिए यहाँ पर क्या क्या बोला गया है। योजनागत व्यय, अब जब भी योजना व्यय पर 1,19,063 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय, इस पर 1,78,706 रुपये खर्च किए जाएंगे। बजट जब भी बनाया जाता है तो योजनागत और गैर योजनागत मद पर खर्च किया जाता है बजट। अब योजनागत मद पर बिहार सरकार इस बार के बजट में 1,19,063 करोड़ रुपए खर्चा करने जा रही है। ये पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस पर आपको जाएंगे, वहाँ पर 16-17 हज़ार करीब में लोग हैं, वहाँ पर आपको वीडियो के पश्चात कल आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। प्रतिबद्ध व्यय, स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय में 40,559 करोड़ रुपए। दरअसल में ये जो लिखा हुआ है ये कभी नहीं पूछा जाता आपसे मैं योजनागत व्यय वाले पढ़ाऊंगा कि किस क्षेत्र में कितना क्या खर्च किया जा रहा है। ये कभी नहीं पूछा जाता कि पेंशन, ब्याज भुगतान, इन सब पर कितना खर्च किया जाएगा। वैसे इतना अगर आपको ध्यान ही रखना है तो एक चीज़ का मात्र ध्यान रखिए कि बिहार सरकार ने जितने भी ऋण लिए हैं उसके ब्याज के भुगतान पर करीब में 20,526.19 करोड़ रुपये खर्चे करेगी। जितने भी ऋण लिए हुए हैं उनके जो ब्याज हैं, इंटरेस्ट हैं, उनकी अदायगी पर 20,526.19 करोड़ रुपए खर्चे करेगी। बाकी मद आपसे नहीं पूछा जाता है। अब देखिए कहाँ कहाँ से क्या क्या प्राप्त किया है ये जरा ध्यान में रखिएगा। राजस्व प्राप्ति हुआ है 2,26,798.40 करोड़ रुपए का। रेवेन्यूज अब कहीं से भी प्राप्त किया हो, खुद के रेवेन्यू से प्राप्त किया हो या राज्य के अपने रेवेन्यू से हो, 2,26,798.40 करोड़ रुपए के करीब में रेवेन्यू से रिसिप्ट से भारत सरकार बिहार सरकार को प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार से प्राप्त राजस्व, केंद्र सरकार से प्राप्त करों में हिस्सा में 1,13,011.92 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान, अब देखिए CGST GST जितने भी केंद्र सरकार कर अलग अलग वसूलती है उन करों में जो बिहार राज्य का हिस्सा होता है, जो टैक्सेशन है भारत सरकार का, अब तो आपको पता होगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी है वो सब एकीकरण कर दिया गया है। GST नामक चीज़ आई है, तो GST में जितनी हिस्सेदारी हुई है बिहार सरकार की और जितने भी कर वगैरह से रेवेन्यू बिहार सरकार को प्राप्त हुए हैं केंद्र सरकार से, वो है 1,13,011.92 करोड़ रुपए। और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान मिला है, हर राज्य को केंद्र सरकार कुछ पैसे देती है सहायता अनुदान के लिए कि अपना कार्य वगैरह सही से कर सके, इसके लिए पैसा देती है। उसके तहत बिहार सरकार को 52,160.60 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। क्या ये सारे फैक्ट याद रखने हैं? बिल्कुल बंधुओं, जितना तक हो सके ज़रूर याद रखिएगा। इतना तो ज़रूर रखिएगा कि भाई 1,13,000 रुपये जो हैं ये राजस्व से मिला है और सहायता अनुदान 52,160 रुपये मिला है। राज्य के अपने राजस्व से कितना मिला है?
तो राज्य के कर राजस्व जो टैक्स वगैरह से प्राप्त किया है 54,300 करोड़ रुपए करीब में प्राप्त किया है। और राज्य के गैर कर राजस्व, ऐसे भी राज्य सरकार के राजस्व होते हैं जो गैर कर योग्य होते हैं, जैसे कोई जुर्माना लगाकर, या जैसे कोई बिहार सरकार की कंपनी होगी उसने कुछ मुनाफा कमाया होगा, या कुछ और जहां से बिहार सरकार को प्राप्त हुआ हो अपने आय से, उसमें 7,325.86 करोड़ रुपए करीब में प्राप्त हुए हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये बिहार सरकार के अपने आय हैं 61,625.86 करोड़ रुपए, जिसमें 54 रुपया जो है वो कर से प्राप्त हुआ है और 7 रुपया जो है वो राज्य के गैर राजस्व से प्राप्त हुआ है। एक होता है रेवेन्यू वाला और एक होता है रेवेन्यू के अलावा जो भी सरकारों की आय होती है, जैसे सरकार की कोई कंपनी होगी, जैसे सरकार को कहीं से कोई जुर्माना के तहत में पैसा मिला होगा या कहीं से भी मिला होगा, वो सब के सब गैर कर राजस्व में आ जाते हैं। राज्य के कर राजस्व के विभिन्न स्रोत, अब जो सरकार ने कर लिए हैं, बिहार सरकार ने जो टैक्स वसूले हैं, उनमें जो टैक्सेशन से प्राप्त हुआ है वो कौन कौन से टैक्स पर मिला है? तो वाणिज्यिक कर, कॉमर्शियल चीज़ों पर कर में, स्टाम्प व निबंधन शुल्क, स्टाम्प वगैरह जो खरीदते हैं आप, उससे सरकार को प्राप्त होता है। परिवहन कर, जो गाड़ी वगैरह पर टैक्स लगाए जाते हैं। भू राजस्व, जमीन की खरीद बिक्री से जो कर प्राप्त होता है, उन सब से मिलाकर 54,300 करोड़ रुपये बिहार सरकार को प्राप्त हुए हैं। राज्य के मुख्य गैर कर राजस्व, अब जो ऐसे स्रोत हैं पैसे के लिए जो टैक्सेशन में नहीं आते हैं, गैर कर राजस्व है, नॉन टैक्सेबल वाला है। तो झारखंड से सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन मद में भुगतान की गई राशि में हिस्सा 825 करोड़ रुपया वहाँ से प्राप्त होता है। खनन से करीब में 3500 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। ब्याज प्राप्तियों से 1,719.26 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। मुख्य सिंचाई वगैरह से 60 करोड़ रुपया, अन्य मदों से 1,221 करोड़ रुपया करीब में बिहार सरकार ने प्राप्त किया है। ये गैर कर राजस्व है, ये गैर कर राजस्व है और ये कर राजस्व है, ये कर राजस्व है। कृपया करके ध्यान में रखें। इस नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू इसको कहा जाता है, तो कृपया करके इसको ज़रा बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखें। इसमें इतना कठिन नहीं था, मैंने आपको हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों बता दिया है। टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। पूंजीगत प्राप्तियाँ, कैपिटल जो बिहार सरकार की प्राप्तियाँ हैं उसके बारे में बात हो रही है। पूंजीगत में, उधार में जो पूंजीगत मिला है वो करीब में 51,688 मिला है। टोटल ही है पूंजीगत प्राप्ति 52,000, जिसमें 51,000 तो उधार से ही मिला है। कर्ज की वापसी से 439.18 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। अब कुल व्यय पर आ जाते हैं। वेतन में करीब में 71,816.82 करोड़ रुपए, सहायता अनुदान वेतन के अतिरिक्त 36,935.81 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। और ये अलग अलग जगहों पर व्यय लिखे हुए हैं, छात्रवृत्ति, आपदा, इन सभी चीज़ों पर। तो आपको इतना सारा याद नहीं रखना है, हमें मुख्य रूप से किस पे ध्यान रखना है कि पूंजीगत व्यय कितना हुआ है, तो 53,048.72 करोड़ रुपए हुआ है। राजस्व व्यय कितना हुआ है, तो 2,25,676.99 करोड़ रुपए। अब यहीं पे आता है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है। तो कैपिटल का मतलब होता है जैसे आप जो भोजन कर रहे हैं तो वो आएगा आपका इसमें रेवेन्यू वाले में, गैर कर राजस्व व्यय में आएगा। और जो आप कोई एक मशीन खरीद कर लाए, जैसे सिलाई का मशीन खरीद कर लाए आपने, और 10,000 रुपये का, मान लीजिए आप आज घूम फिर कर शॉपिंग करके आए और एक 10,000 रुपये का बहुत ही शानदार सा एक सिलाई मशीन खरीद कर लाए, तो ये जो है ये राजस्व व्यय में आ जाएगा। और ये जो मशीन है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि इस मशीन को उपयोग करके अब आप क्या करेंगे, अब आप राजस्व सृजित करेंगे, अब आप पैसा कमाएंगे इस मशीन का उपयोग करके। जैसे 10,000, मान लीजिए 50,000 रुपये आपको मिले दो व्यक्ति को, एक व्यक्ति ने क्या किया, 50,000 रुपये का खूब खाया पिया, शॉपिंग किया और अस्पताल गया, जो भी करना था किया उसने। और एक व्यक्ति का 50,000 रुपये का कोई जनरेटर खरीद के ले आया या कोई गाड़ी खरीद के ले आया और उस गाड़ी से वो उसने कमाना शुरू कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे पेंशन पर खर्च देखिए, पेंशन, छात्रवृत्ति, ब्याज भुगतान, सब्सिडी, आपदा, नगर वस्तु राहत मद, अनुरक्षण और मरम्मत, ये सब राजस्व व्यय में आएगा, ये सब राजस्व व्यय में आएगा। वहीं पर कैपिटल व्यय में क्या आएगा, कैपिटल में क्या आएगा, सड़क का निर्माण आ जाएगा, हॉस्पिटल का निर्माण, कंपनियों की स्थापना, ये सब आ जाएगा। किसी को ऋण दिया है तो ये सब चीज़ें पूंजीगत व्यय में आ जाएगा। कृपया करके इनको ध्यान में रखें कि बिहार सरकार का पूंजीगत व्यय
53,048.72 करोड़ रुपए है, जो और भी बढ़ना चाहिए। और हमेशा सरकार कोशिश करती है कि इस व्यय में कटौती किया जाए और इस व्यय में बढ़ोतरी किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है किसी भी गवर्नमेंट का, तो वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, देश राज्य में निवेश अधिक आते हैं, वातावरण थोड़ा सा इकोनॉमिक रूप से सही होता है। जबकि ये जो खर्चे हैं, ये खर्चे सरकार के ऊपर में दायित्व तो बहुत ज़्यादा ग्रहण कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लायबिलिटी को बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा लायबिलिटी को बढ़ा देते हैं। और सरकार इसलिए हमेशा कोशिश करती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए, जिससे राज्य में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आपसे यही पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा कैपिटल व्यय में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, और कौन सा जो है वो राजस्व व्यय में आएगा। कृपया करके ध्यान में रखें, ब्याज भुगतान, छात्रवृत्ति, सब्सिडी, आपदा में नगद व वस्तु राहत मद, संरक्षण, मरम्मत, पेंशन, सहायता अनुदान, ये सब के सब राजस्व व्यय में आते हैं। कैपिटल व्यय में लोक ऋण आएगा, कर्ज आएगा, उधार आएगा, बिहार सरकार ने कहीं पर कोई बड़ा निवेश किया जिससे प्राप्त हो रहा है कुछ, तो वो सब के सब इसमें आएंगे। समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आया होगा। राजस्व बचत, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय 1,01,121.41 करोड़ रुपए का हुआ है राजस्व बचत। जीएसडीपी का राजस्व बचत निकालते कैसे हैं, तो राजस्व प्राप्ति में से राजस्व व्यय को घटा दीजिए, आपका जो है वो राजस्व का बचत आ जाएगा, राजस्व का बचत आ जाएगा। राजकोषीय घाटा, कुल गैर ऋण व्यय माइनस कुल गैर ऋण आय, इनको घटा देंगे तो 29,095.42 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा हुआ। अब ये क्या बला है भाई, जितना बिहार सरकार ने अलग अलग जगहों से कमाया और जितना बिहार सरकार ने अलग अलग जगहों पर खर्च किया, उन दोनों का अंतर जो होता है उसी को कहा जाता है राजस्व का घाटा। अगर बिहार सरकार या कोई भी दुनिया की सरकार होती है, वो हमेशा घाटे में ही चल रही होती है, क्योंकि सरकारों के जो खर्चे होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, और सरकार राजकोषीय घाटा को बनाकर भी रखती है, क्योंकि उसको दुनिया भर से अलग अलग जगहों से यही घाटा दिखाकर ऋण वगैरह भी मिल जाता है। हालांकि बिहार सरकार ने शानदार काम किया है कि उसके घाटे मात्र 3% के आसपास में है, 2.98% है मात्र उसकी जीएसडीपी का। ये क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, सारे अजीब अजीब चीज़ बोल रहा हूँ। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे जीडीपी भारत का होता है तो स्टेट का जीएस लगा देंगे, स्टेट एस फॉर स्टेट, जीडीपी, ओके। तो जीएसडीपी का 2.98%, लगभग में 3%, अप्रॉक्सीमेटली 3% बिहार सरकार का जो फिजिकल डिफिसिट हुआ है, कृपया करके इसको ध्यान रखें, राजकोषीय घाटा हुआ है। फिजिकल डिफिसिट इसको कहा जाता है, फिजिकल डिफिसिट कहा जाता है, फिजिकल डिफिसिट कहा जाता है, कृपया करके याद रखें। वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 24-25 का कुल व्यय बजट अनुमान 2,78,725.72 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 23-24 का बजट अनुमान 2,61,885.40 करोड़ रुपए से 16,840.32 करोड़ रुपए ज़्यादा है। पिछले साल जितना बिहार सरकार का बजट था उससे 16,840.32 करोड़ रुपए का बजट इस बार अधिक है। बजट होता क्या है, जैसे आप अगर पटना में रह रहे होंगे तो आपके पिताजी पर मंथ आपके अकाउंट में पैसा भेजते होंगे, है ना। आपका मान लीजिए 9,000 रुपये आपके घर से आता है, मान लीजिए 9,000 रुपये आपके घर से आता है, और इसी का आप अलग अलग जगहों पर खर्च करते होंगे, अलग अलग जगहों पर जैसे रूम का रेंट देते होंगे, भोजन पर खर्च होता होगा, फिर आप इधर उधर जो जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च होता है, फिर शॉपिंग वगैरह कर लिया कभी कभार तो उस पर खर्च हो जाता है, फिर कोचिंग वगैरह के फीस पर जाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये व्यय हो गया, आपका व्यय हो गया। आय का स्रोत तो एक ही है, आपका पिताजी भेजते हैं या पेरेंट्स जो भी हैं, पिताजी माताजी वो भेजते हैं। अगर मान लीजिए 2 आदमी आपको कोई पैसा भेज रहा होता, यहाँ से 5,000 आ रहा है, यहाँ से 4,000 आ रहा है, तो आप क्या बोलते कि भाई 2 जगहों से पैसा आ रहा है, 2 स्रोत हैं आने के, और जाने के भी कई सारे स्रोत हैं। अगर आने का स्रोत है 9,000 रुपये आपके घर से आता है, लेकिन आप हैं थोड़े से अलग टाइप के इंसान और आपने खर्च कर दिया 12,000 रुपये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3,000 रुपये का 3,000 रुपये आपको घाटा होगा। और घाटे की पूर्ति आप कहाँ से करेंगे, किसी से उधार लेंगे। तो यही उधार बिहार सरकार भी लेती है, भारत सरकार भी लेती है, सब कोई लेता है, तो ये उधार आपको लेना पड़ेगा। इतना ही सिंपल होता है बजट। अब सरकार का है और इकोनॉमिक्स है तो थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजी आ जाते हैं, बाकी तो यही खेल है। जितना आपका अपना बजट चलता है वैसा ही देश का भी बजट चलता है। देश के अलग अलग मुद्दे हैं जहाँ पर खर्च किए जाते हैं, ठीक है। बस यही था इसमें गुरु, और कुछ नहीं था।
सारा कुछ तो इसी का निचोड़ है। अब अलग अलग शब्दावली हैं, शब्दावली का ही खेल है इकोनॉमिक्स। वित्तीय वर्ष 24-25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान का 1,78,706.9 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 23-24 का बजट अनुमान 1,61,825.67 करोड़ रुपए से 16,850 करोड़ रुपए अधिक है। सुशासन के कार्यक्रम ये टर्म है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। 20 से 25 आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2 योजना चल रही है। अभी 7 निश्चय 2 योजना चल रही है। 7 निश्चय योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल के अलग अलग जो हैं उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। 7 निश्चय में समाज के अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। 7 निश्चय योजना का ही नाम है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट का प्रावधान 5,040.00 करोड़ यानी कि 5,040 करोड़ रुपए 5,040 करोड़ रुपए इस बार कहाँ पर खर्च किया जाएगा? इस बार खर्च किया जाएगा 7 निश्चय 2 योजना पर 5,040 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। पिछले साल ये रकम जो थी, पिछले साल वो 5,000 करोड़ रुपए थी। पिछले साल ये 5,000 करोड़ की रकम थी, इस बार 5,040 करोड़ की रकम हो गई है। अगला है आपका कुल राजस्व व्यय जो है बिहार सरकार का, वो 2,25,678.676.92 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल 2,07,848.00 करोड़ रुपए के करीब में था। तो पिछले साल से इस साल बिहार सरकार का राजस्व व्यय जो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है बिहार सरकार का, वो पिछले साल की तुलना में 17,828 करोड़ रुपए बढ़ गया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी राज्य का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन अगला देखिए क्या है कि यहाँ पर बोला गया कैपिटल एक्सपेंडिचर 24-25 में कुल पूंजीगत व्यय 53,048.72 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 53,048.72 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 24-25 में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय क्रमशः इतना करोड़ रुपए है, जो मैं आपको ऊपर ही पढ़ा चुका हूँ, आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं। अगला देखिए क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कृपया ध्यान रखें। अगला देखिए कुल अनुमानित व्यय का 2,78,772 करोड़ रुपए क्रमशः 80.97% और 19.3% है, यानी कि 19.3% बिहार सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको क्या कहा जाता है, पूंजीगत व्यय, और उसके अलावा 80.97% जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है, ये कृपया करके परसेंटेज ध्यान में रखें। आप अगर एक को भी ध्यान में रखेंगे तो दूसरे को आप 100 में से घटाकर निकाल सकते हैं। 19.3% ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च किया जा रहा है। 19.3% कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च किया जा रहा है, 19.03%, जो कि काफ़ी अच्छा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 24-25 में विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय का अनुमान क्रमशः 1,76,886.42 करोड़ रुपए है एवं गैर विकासात्मक में 1,01,859.3 करोड़ रुपए रखा गया है, जो कुल अनुमानित व्यय का क्रमशः 63.46% और 36.54% करीब में रखा गया है। वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां जो रेवेन्यू पारा प्राप्त किया बिहार सरकार, वो कितना है? तो वो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि 2,26,798.40 करोड़ रुपए, जो वित्तीय वर्ष 23-24 के हिसाब से 14,741.44 करोड़ रुपए ज़्यादा है। ज़्यादा रेवेन्यू भी पिछले साल की तुलना में प्राप्त किया है, भले वो केंद्र से प्राप्त किया हो टोटल या राज्य का अपना हो, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ हुआ है वो 14,471.44 करोड़ रुपए का ग्रोथ हुआ है। वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य के अपने स्रोत से कर राजस्व के रूप में 54,300 करोड़ रुपए प्राप्ति का अनुमान है। बिहार सरकार का अपना जो टैक्सेशन का रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू है अलग अलग जगहों से, उससे करीब में 54,300 करोड़ रुपए प्राप्त किया है, जो पिछली बार 49,700 करोड़ रुपए था और 4,599 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। अगला है आपका कि वित्तीय वर्ष, एक सेकंड रुक जाइए, मुझे पेन बदलने दीजिए। हाँ, वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य के अपने स्रोत से गैर कर राजस्व नॉन टैक्स जो आप बिहार सरकार प्राप्त करती है 735.86 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 23-24 की तुलना में 814.12 करोड़ रुपए ज़्यादा है।
ज़्यादा है। क्या ये सारे ध्यान में रखने हैं? नहीं, लेकिन आपको रेवेन्यू में क्या परिवर्तन आया है, बढ़ा है, घटा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, घटा है, ये तो कम से कम ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। सेंटर से कितना प्राप्त किया है, कितने हज़ार करोड़ का, कितने लाख करोड़ का बजट है, पिछले साल की तुलना में 16,000 करोड़ रुपए का बजट ज़्यादा है इस बार, ये सब तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। पिछले 10 वर्षों में 14-15 का बजट की तुलना में 24-25 का बजट जो है वो 2 गुने से भी ज़्यादा का हो गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में 1,13,011.92 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट अनुमान 1,02,737.26 करोड़ रुपये की तुलना में 10,274 करोड़ रुपये ज़्यादा मिले हैं। 24-25 में 23-24 की तुलना में केंद्र सरकार से बिहार सरकार को टैक्स रेवेन्यू के रूप में 10,000 करोड़ रुपये ज़्यादा मिले हैं। 10,000 करोड़ रुपये टैक्स रेवेन्यू के रूप में ज़्यादा मिले हैं। वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में जो सहायता दिया जाता है बिहार सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा सहायता अनुदान के रूप में 52,160 रुपये करोड़ प्राप्त हुए हैं। 52,160 करोड़ प्राप्त हुए हैं, जो पिछली बार जो है वो 53,377 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। यानी कि पिछले साल की तुलना में इस बार बिहार सरकार का सहायता अनुदान कम हो गया है। पिछले साल की तुलना में इस साल कम हो जाएगा इस वित्तीय वर्ष में। एकमात्र चीज़ है पिछले साल की तुलना में इस साल कम होता हुआ दिख रहा है अभी कम से कम, वो है आपका केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान जो है। तो एक जो मात्र कम है केंद्र सरकार का सहायता अनुदान, कृपया करके इसको याद रखें, 1,217 करोड़ रुपए पिछले साल की तुलना में केंद्र सरकार सहायता अनुदान कम मिलेगा। वित्तीय वर्ष 24-25 में 1,01,121.41 करोड़ रुपए राजस्व बचत रहने का अनुमान है। राजस्व ज़्यादा मिला है खर्चा की तुलना में, तो राजस्व बचत रहेगा 1,121.41 करोड़ रुपए, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का लगभग में 0.11% है। GSDP का 0.11% है। वित्तीय वर्ष 24-25 में 29,095.42 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा वाला जो टर्म है, राजकोषीय घाटा वाला जो है फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं इसको भाइयों बहनों, अंग्रेजी वाले भाइयों बहनों, फिस्कल डेफिसिट इसको कहा जाता है। देखिए एक ही PDF पर अलग अलग कर दूंगा तो मुझे पढ़ाने में दिक्कत हो जाता है ना, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश में हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में टेस्ट सीरीज जब एंड होगा उसके बाद हम जो भी पढ़ाएंगे वो बाइलिंगुअल रखूँगा मैं। स्लाइड होगा जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, और अच्छे से मैं करने की डे बाय डे इम्प्रूव किया है ना मैंने। मैं अपना पहला वीडियो देखता हूँ तो मुझे ही लगता है कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ क्या, इस वीडियो को तो मैं खुद भी ना देखूँ, फिर भी उसको 20 लोगों ने देख लिया था। खैर इस पर आ जाइए। टेस्ट सीरीज़ के बाद जो भी कंटेंट आएगा मैं पूरी कोशिश में हूँ कि उसको बाइलिंगुअल किया जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर जो समझा रहा हूँ आपको उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो भाषा की बाध्यता नहीं रह जाएगी। जैसे वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर होता है, ये तो आपको पता होगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 29,095.42 करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट रहने का अनुमान है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आय होती है बिहार सरकार की, कहीं से भी जितना कमाया बिहार सरकार ने, जितना खर्चा किया है, उसके बीच का जो अंतर रहता है उसी को फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। अभी मैंने बताया था कि बिहार सरकार ने शानदार काम किया है, 2.98% का फिस्कल डेफिसिट रखा है। यानी कि बिहार की इकोनॉमी का अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो तुलनात्मक रूप से कंपेयर करें तो अच्छा चल रहा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। हालांकि बिहार सरकार का जो अपना राजस्व है वो बहुत ही कम है, अभी भी स्टेट के अपने राजस्व बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 24-25 में लोक ऋण पब्लिक डेब्ट का शेष 2,97,928.99 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का GSDP का 30.51% है। 24-25 में अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण का शेष 3,48,370 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो GSDP का 35.67% के करीब में माना जाता है। वित्तीय वर्ष 24-25 में नई योजना का कुल बजट अनुमान 1 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। जो नई स्कीम वगैरह चालू की गई हैं उन पर व्यय कितना होगा तो वो रखा गया बिहार सरकार की तरफ से 1 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है कि नई स्कीम अगर हम शुरू करेंगे तो 1 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा उस पर। कृपया करके इसको ध्यान रखें, ये पूछा जा सकता है आपसे। राजस्व बचत
बिहार सरकार का, तो राजस्व से जितना बिहार सरकार का आय हुआ है, रेवेन्यू से जितना बिहार सरकार का आय हुआ है, और रेवेन्यू के माध्यम से अलग अलग राजस्व पर जितना व्यय किया है बिहार सरकार ने, उसको जब आप घटाते हैं तो राजस्व बचत मिलता है। ऊपर राजकोषीय था, राजकोषीय घाटा को इससे कन्फ्यूज मत कीजिएगा, ये अलग है। राजस्व प्राप्ति से राजस्व व्यय को घटाने के बाद जो राशि बचती है उसी को कहा जाता है 24-25 में राजस्व बचत 1121.41 करोड़ रुपये का अनुमानित है। इस राजस्व अधिशेष का उपयोग भौतिक अवसंरचना में निवेश, सड़क, भवन, बिजली, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, सिंचाई योजना, इन सभी जगहों पर इसका खर्चा किया जाएगा। राजकोषीय घाटा, कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियां, ऋणों की वसूली, ऋणों की वापसी को घटाने के पश्चात जो राशि बचती है उसे राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। वित्तीय वर्ष 24-25 में राजकोषीय घाटा 29,095.42 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.98% है। तब से तीसरी बार मैंने पढ़ाया है, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए था कि बिहार सरकार का फिस्कल डेफिसिट जो है ये 2.98% रहने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि अगर राज्य में कोई बड़ी आपदा आ जाती है या राज्य सरकार को कुछ ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं तो ये आंकड़ा बदल भी सकता है, जिसका उदाहरण है आपका कोरोना पीरियड। कोरोना पीरियड में भारत सरकार का जो राजकोषीय घाटा था, फिस्कल डेफिसिट था, वो बढ़कर 8-9% के आसपास में पहुंच गया था, क्योंकि सरकार ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसको इतने बड़े आपदा का सामना करना पड़ सकता है। तो भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, सबके उस समय राजकोषीय घाटा बढ़ गए थे। क्यों? सबका व्यय बढ़ गया था और आय कम हो गई थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देश में रुक गई थी, तो आय भी कम हो गई थी। पूंजीगत परिव्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर आ जाइए भाइयों बहनों। संपत्तियों के सृजन, सुदृढ़ीकरण पर जो राशि व्यय की जाती है वो पूंजीगत परिव्यय होती है। जैसे आपने भोजन किया तो वो संपत्ति का सृजन नहीं होता है, लेकिन अगर आपने गोल्ड खरीद लिया या आपने कोई बाइक खरीदी या आपने कोई बाइक की जगह छोड़िए एक ऑटो खरीदा, आटा चक्की की मशीन खरीद ली, आटा चक्की खरीद ली, ये सब संपत्ति का सृजन है। और ये क्या करेगा? ये मल्टीप्लाई करेगा, ये राजस्व को जनरेट करेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा, इसके द्वारा आप कमा सकते हैं। इस पर जो व्यय करा जाता है उसी को कहा जाता है पूंजीगत परिव्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल का सृजन हो रहा है यहाँ पर। वित्तीय वर्ष 23-24 से पूंजीगत परिव्यय बजट अनुमान का 29,257.31 करोड़ रुपए से वित्तीय वर्ष 24-25 में 29,415.91 करोड़ रुपए हो गया है। यह वित्तीय वर्ष 23-24 की तुलना में 158.60 करोड़ रुपए अधिक है पिछले साल की तुलना में, पूंजीगत परिव्यय की तुलना में। ऋण प्रबंधन, डेब्ट मैनेजमेंट पर आ जाइए। बिहार सरकार का राजकोषीय घाटा लगभग में 3% है, तो 3% पैसा का भरपाई कहाँ से करेगा? अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि आपके घर से 9,000 रुपया आ रहा है, लेकिन आप थोड़े से घूमने फिरने वाले लोग और आपने 12,000 रुपये खर्चे कर दिए, तो 3,000 रुपये का प्रबंधन कहाँ से करेंगे? ऋण लेकर करेंगे। ऋण किससे लेंगे? किसी दोस्त यार से लेंगे या कहीं ऑनलाइन भी ले सकते हैं। आजकल ऑनलाइन ऋण में बड़े सारे लोग फंसते हैं गुरु, वहाँ से ले लेंगे। फिर आप ऋण लेंगे तो इसको चुकाना भी तो पड़ेगा, तो अगले महीने आपको अपने जो आय आएगी आपकी उसमें से कुछ काम करके आपको इस ऋण को चुकाना भी पड़ेगा। हो सकता है इस ऋण पर कुछ 2-4% का इंटरेस्ट भी आपको देना पड़े, तो ये सब भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसी प्रकार से सरकार को भी ध्यान में रखना पड़ता है और सरकार के ऊपर ऋण बढ़ती ही रहती है। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, बिहार का एफआरबीएम एक्ट को कब लागू किया गया था? यूपीएससी में पीटी में सवाल पूछ चुका है, मैं भी पढ़ा चुका हूँ। 2003 ईस्वी में लागू किया गया था, देख लीजिएगा 2003-4 जो भी है, ऊपर नीचे हो जाता है मेरे से। तो अब एफआरबीएम के तहत में हर राज्य की सरकार जो है वो अपना डेब्ट मैनेजमेंट करती है, ऋण का प्रबंधन करती है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिहार फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसका पालन किया जाएगा और इसके पालन के द्वारा क्या होगा? बिहार सरकार अपने ऋणों को मैनेज कर। समझ बनाइए, पिछले साल का जो सवाल का ट्रेंड था गुरु, ध्यान से सुनना। अब अगर उस ट्रेंड पर बिहार के बजट, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से स्टेटमेंट बनाकर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो वहाँ पर फैक्ट से ज़्यादा एनालिसिस आपको मदद करते हैं। ये जो इतनी देर से मैं बकवास करूँ, मैं तो पढ़ के आगे बढ़ जाऊँगा हनुमान चालीसा ऐसे, है ना, लेकिन उससे आपका भलाई नहीं होगा। एनालिसिस कीजिए, समझिए, एक बार और इसको पढ़िएगा
टर्मिनोलॉजी कठिन लगता है। बजट पढ़ाना बहुत बड़ा रिस्क होता है। इस तरह से मैं बोर्ड पर होता तो अलग चीज़ होता है, लेकिन अपने पास तो अभी बोर्ड वगैरह है नहीं, वो भी आ जाएगा कुछ समय के पश्चात। तो जब आपको मैं एनालिसिस समझा रहा हूँ ना, उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए अगला क्या है, प्रावधान के अंतर्गत राजकोषीय घाटा 3% तक रखा जाना है। बिहार सरकार का क्या लक्ष्य है कि राजकोषीय घाटा को 3% तक रखना है। क्या रहा है इस बार? बिल्कुल सही रहा है इस बार तो 2.98% है। राजकोषीय घाटे के अंतर्गत ऋण का समायोजन होता है। ऋण की अधिसीमा भारत सरकार द्वारा तय की जाती है। यही लाइन आपसे पूछ लेगा कि बिहार सरकार का राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, बिहार फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधान के अनुसार बिहार सरकार को अपने फिस्कल डेफिसिट को 5% तक रोक के रखना है। पहली चीज़ तो आपको समझ में ही नहीं आएगी क्या पूछा है ये। दूसरी बात, आप बोलेंगे कि 5% है कि 6% है, कहाँ से सवाल पूछ दिया है, कभी मास्टर ने भी नहीं पढ़ाया। उस समय सबसे पहले जो करवे वचन है वो हम जैसे मास्टरों के लिए यूज़ किए जाते हैं। कि 3% रखा गया है, आपके ही बजट में लिखा हुआ है गुरु, है ना। अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। वित्तीय वर्ष 24-25 का जीएसडीपी आधार वर्ष 2011-12 9,76,514 करोड़ रुपए के आंकड़े के योजना और विकास विभाग, वित्त और सांख्यिकी द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। वित्तीय वर्ष 24-25 का अंत तक लोक ऋण 2,97,909 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जीएसडीपी का 30.51% के करीब में रहने की अनुमान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 23-24 की समाप्ति पर संशोधित लोक ऋण पब्लिक डेप्ट बिहार सरकार के ऊपर के ऋण की बात कर रहा है, 2,68,613.58 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो जीएसडीपी का जो 8,58,928 करोड़ रुपए का 31.27% के करीब में होगा। देखिए बिहार का जीडीपी अलग है। बिहार का जीडीपी का कितना है, तो 24-25 में बिहार का जो जीडीपी है, बिहार की जीडीपी, वैसे जीडीपी देश के लिए यूज़ की जाती है। कितना है बिहार का जीएसडीपी? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सकल राज्य घरेलू उत्पाद आधार वर्ष 11-12, उसके कंपेयर में बिहार का जीडीपी है 9,76,514.00 करोड़। पिछले साल ये कितना था? पिछले साल था 8,58,928.00 करोड़। ठीक है। भारत की जीडीपी कितना है? भारत की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन के पास में अभी हम हैं। भारत के जीडीपी का आकार, जीएसडीपी राज्य का जो सारा कुछ होता है वित्तीय, उसका आकार होता है। तो अगर हम अपने राज्य के जीएसडीपी की तुलना करें तो लगभग में 30% का हमारे ऊपर में ऋण है। 30% का ऋण है। जैसे मान लीजिए आपका टोटल इनकम है मंथली 9,000 रुपया, और आप पर कितना 1,000 रुपया, तो 4,500 का आपके ऊपर ऋण हो गया। तो आपका जो इनकम है उसका 50% आपके ऊपर में ऋण है। बस यही यहाँ पर भी कहा जा रहा है। समझ में आ गया? जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। है ही क्या इसमें भूलने लायक? 2-4 आंकड़े लिखे हुए हैं अजीब गरीब से शब्दावली के साथ में, उसी को लेकर सब लोग डर जाते हैं। राजकोषीय प्रबंधन, अब ये क्या है? अभी मैंने आपको समझाया, आपके घर से आ रहा है 9,000 रुपये, खर्चे हैं, आप थोड़े से अलग टाइप के इंसान हैं, 12,000 रुपये। अब आपको प्रबंधन करना पड़ेगा। प्रबंधन का मतलब इधर का उधर, इधर का उधर। ऋण लिया तो उसको मैनेज करो, ऋण पर कितना ब्याज देना है, अगली बार घर से कितना आएगा, थोड़ा घर पर भी सोर्स लगाते हैं कि थोड़ा ज़्यादा आ जाए, इधर भी थोड़ा सा खर्चा कट करते हैं कि भाई नहीं जाएंगे घूमने फिरने। तो इसी सब को क्या कहा जाता है? प्रबंधन कर रहे हैं आप, मैनेजमेंट कर रहे हैं। वही मैनेजमेंट बिहार सरकार भी करती है। बिहार उन राज्यों में से एक है जिसने राजकोषीय प्रबंधन को गंभीरतापूर्वक लिया है, और वो हमें दिख रहा है कि 3% रखा गया था लक्ष्य कि हमें करना है, 3% घाटा से कम रहना चाहिए, और कर लिया है बिहार सरकार ने। एवं एफआरबीएम अधिनियम को सही मायने में लागू किया है। इसके लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली 2022 अधिसूचित की गई है। वित्तीय वर्ष 24-25 में फिर से राजस्व अधिशेष उत्पन्न होने की संभावना है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 2.98% रहने की उम्मीद है, जो कि एफआरबीएम 3% सीमा के अंतर्गत ही है। आपसे यही स्टेटमेंट बनाकर मैं अगर पूछ लूँ टेस्ट सीरीज में कि ये बताओ कि बिहार सरकार ने शानदार प्रदर्शन किया फिस्कल डेफिसिट के मैनेजमेंट में, और उसने जो उसका लक्ष्य था 3%, उसके भीतर ही अपने राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट को लिमिट करके रखा हुआ है।
सही है कि गलत है। यकीन मानिए, अगर 10 गो बच्चा एग्ज़ाम देगा तो उसमें से 8 गो इस सवाल को छोड़कर बोलेगा हमें क्या मतलब है, तो हमारे लायक है ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। जबकि बहुत आसान सवाल है। आपको मात्र एक फैक्ट याद रखना है कि बिहार सरकार ने FRBM का शानदार उपयोग किया है और अपने बजटीय घाटा, अपने जो राजस्व घाटा है उसको लिमिटेड कर दिया है। अपना फिस्कल डेफिसिट को 3% के अंतर्गत रखा है। 3% का उसने लक्ष्य रखा हुआ है। और तो कुछ था ही नहीं इसमें, कुछ नहीं है, बेकार है। ये सवाल दिखना चाहिए था, कुछ था ही नहीं इसमें। क्या है इसमें बताइए मुझे, क्या है भाई? GSDP का 2.98% रखा है, जो 3% तक लक्ष्य था, है ना। बस बात खत्म हो गया। शिक्षा विभाग पर अब खर्चा जरा देखिएगा, खर्चा जरा देखिएगा कहाँ कहाँ पर कितना कितना किया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ पर किया गया है। नंबर 1 शिक्षा विभाग को दे दिया हमने। नंबर 2 हमने ग्रामीण विकास विभाग को दे दिया है। नंबर 3 किसको दे भाई, किसको दे? नंबर 3 पर यही है, क्रम में ही लिखा हुआ है। नंबर 4 है ये, नंबर 5 है ये, क्रम में ही लिखा हुआ है, क्रम में ही लिखा हुआ है। बजट परिव्यय, अब आपके पास में अभी मैंने बताया कि 9,000 रुपया आपकी इनकम है, तो आप कहाँ कहाँ पर खर्च करते? कोचिंग पर 200 रुपया, घूमने फिरने पर 1,000 रुपया, है ना, रूम रेंट पर 2,000 रुपया, और इसी प्रकार से निकालिए और कहाँ कहाँ पर खर्चा करते हैं। तो ये तो आप करते ही होंगे ना, हिसाबबारी तो करते ही होंगे, करना भी चाहिए भाई। कहाँ पर क्या खर्च हो रहा है सबको पता होना चाहिए, करना ही चाहिए। चलिए देखते हैं, हम खुद नहीं करते, आपको क्या बताएं। शिक्षा विभाग पर 22,200.35 करोड़ रुपए, बजट का 22.20% करीब में व्यय किया जा रहा है एजुकेशन पर, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। शानदार काम भी हुआ है, बिहार के एजुकेशन में सुधार तो हुआ है, संरचनात्मक सुधार बहुत सारे हुए हैं। टीचर्स टाइम पर आने लग गए हैं। हालांकि टीचर्स को कई जगहों प्रताड़ित भी किया गया है। भीषण गर्मी में होली के दिन भी उनको बुलाकर परेशान किया गया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास विभाग दूसरे स्थान पर है, 13,840.56 करोड़ रुपए, 13% करीब में खर्च किया गया है। सामाजिक कल्याण पर 8,191.10 रुपये खर्च किए गए हैं। ग्रामीण कार्य विभाग पर 7,409, स्वास्थ्य विभाग पर 7,117 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस पर कभी बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा था, लेकिन आपसे मेजर जो पूछा जाता है वो कौन कौन सा पूछा जाता है? एक ये पूछा जाएगा आपसे, एक ये पूछा जाएगा आपसे, एक ये पूछा जाएगा, और उसके अलावा एक ये पूछा जाता है आपसे। ये 4 जो हैं ये मुख्य रूप से आपसे पूछे जाते हैं। कृषि पर बिहार सरकार कितना खर्चा कर रही है, स्वास्थ्य पर कितना कर रही है, शिक्षा पर कितना कर रही है, ग्रामीण विकास पर कितना खर्चा कर रही है। तो कृपया करके इनको याद रखें। 1-2 बार पढ़ेंगे, इसका आपको PDF मिलेगा, तो 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा, उसके बाद से ग्रामीण विकास पर, उसके बाद से सामाजिक कल्याण पर, उसके बाद से आपका ग्रामीण कार्य पर, फिर स्वास्थ्य पर फिर खर्चा किया जा रहा है। फिर नगर विकास विभाग पर कितना 6,066, पथ निर्माण पर 4,194, जल संसाधन विभाग पर 3,232, कृषि विभाग पर 2,782, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर 1,878 रुपये, और अन्य मदों पर 23,087.12 करोड़ रुपये खर्चे किए जा रहे हैं। अन्य मद का मतलब ये सब योजनागत मद के अलावा और भी बिहार सरकार के बहुत सारे काम होते हैं, वेतन देने होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, उन सभी जगहों पर भी खर्चे करने होते हैं। तो 23,087 रुपये वहाँ पर खर्च किए जाएंगे। तो कृपया करके ये आपके बजट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में से एक हुआ। एनालिसिस ऊपर मैंने आपको सारा समझाया है। स्टेटमेंट वाले सवाल भी वहाँ से पूछे जा सकते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 से ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को व्यय होने वाली राशि को अलग से लघु शीर्ष में प्रदर्शित किया जाता है, ताकि उक्त राशि का व्यय अनुसूचित जाति और जनजाति के समुदाय के लाभ के लिए ही किया जाए और राशि का अन्य यूज न किया जाए। 2018-19 से अब ये स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है। SC और ST के लिए खर्चा को बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है, ताकि इस खर्चे को कहीं और पर खर्चा न किया जाए। राज्य के जो SC ST ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए 1,878.53 करोड़ रुपये खर्चे किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे। एक साल बाद पूछिएगा कि आपके पास में एक 54 भी आया है कि नहीं आया है।
अगला क्या है, वित्तीय वर्ष 24-25 में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत 17,049.70 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। वित्तीय वर्ष 24-25 में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक के तहत में 1,443.95 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। शिक्षा विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 24-25 में शिक्षा विभाग के लिए 52,639.03 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है, जिसमें से राजस्व मद में 50,690 करोड़ रुपए और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि स्कूल वगैरह के निर्माण में 1,948.22 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित है। स्वास्थ्य विभाग के लिए 14,932 करोड़ रुपए निर्धारित है, जिसमें राजस्व में 14,268 रुपये है और पूंजीगत व्यय में स्वास्थ्य विभाग को मात्र 663.90 करोड़ रुपए खर्चे किए जाएंगे। इसका तात्पर्य होता है कि स्वास्थ्य विभाग में नए चीज़ों का समावेशन नहीं किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। सड़क में, सड़क हो गया ट्रांसपोर्टेशन, सड़क का बात कर रहे हैं हम लोग। सड़क पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सड़क परिक्षेत्र में व्यय किए जाने वाले इन विभागों में 24-25 में 15,235.12 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित है, जिसमें सड़कों के रखरखाव के लिए 3,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। रखरखाव का मतलब कहीं पर टूट फूट गया, मरम्मत करना है। आप देख ही रहे हैं कि बजट का पुल का उद्घाटन होने से पहले पुल गिर रहे हैं, तो अब फिर उनको बनाने पर भी तो खर्चा होगा, तो वो आएगा नए मद से। हालांकि अगर कोई सड़क उखड़ जाती है, जो कि उखड़ी जाती है, तो उस पर 3,000 करोड़ रुपए रखा गया है उन सब के मरम्मत वगैरह के लिए। कल्याण क्षेत्र वित्तीय वर्ष 24-25 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा व अति पिछड़ा कल्याण, समाज कल्याण संबंधित विभाग के द्वारा 12,377.26 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, जैसे SC/ST का पुनर्वास योजना हो गया, इन सब मदों में 12,000 रुपये करीब में खर्चे किए जाएंगे। 39 पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय का शीघ्र पूरा होने की उम्मीद है। 39 पूरे राज्य में OBC गर्ल आवासीय हॉस्टल फैसिलिटी के साथ +2 विद्यालय है, यानी कि 12 तक का विद्यालय पूरा होने की जल्दी घोषणा की जा सकती है। शानदार योजना, शानदार योजना। क्यों OBC के लिए ज़रूरी है भाई? OBC, SC/ST, जनरल, इन सब के लिए, महिलाओं के लिए ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि लड़कियों की सामान्य रूप से पढ़ाई 10th के बाद नहीं हो पाती है। OBC, SC/ST में तो और नहीं होती है, उनकी तो शादियां कर दी जाती है। OBC, SC/ST गर्ल्स जो होते हैं उनके लिए आवासीय शुरू किया गया, यानी कि रहना खाना सब कुछ होगा। बहुत ही शानदार सा प्रयास। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से 38 जिलों में 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आवासीय, राज्य में 38 ज़िले हैं, उनमें हर जिला में एक OBC गर्ल्स के लिए आवासीय +2 उच्च विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। शानदार प्रयास, शानदार अद्भुत काम। ये क्या लिखा हुआ भाई? तो ये हम वही पढ़े, प्रत्येक विभाग को बजट में मिलने वाली राशि, अभी तो हमने पढ़ा है ये सारा कुछ, है ना। और ये विभाग के हिसाब से पूछा भी नहीं जाता है। ऊर्जा विभाग द्वारा महत्वपूर्ण स्थानों को 24 घंटे विद्युत प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। जरा आप इसमें आएगा जो टर्म, उसको ध्यान रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 24-25 में ऊर्जा विभाग के लिए 11,422.68 करोड़ रुपये बजट पर उपबंध का प्रस्ताव है। इस वित्तीय वर्ष विभाग ने 11,000 मेगावाट से अधिक विद्युत की उपलब्धता, राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल जैसे राजगीर, बोधगया, पटना शहर कुछ हिस्सों में 24 घंटे विद्युत उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। बजट भाषण में बताया गया कि शहरी क्षेत्र में औसतन 23 से 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 21 से 22 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। बिहार में विद्युत की उपलब्धता लगभग 9,000 मेगावाट है, तो 2,486 मेगावाट विद्युत नवीन और नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होती है। ये जो आपको नवीन और नवीकरणीय स्रोत मैंने पढ़ा है, ये हनुमान चालीसा नहीं है, वो तो सुबह को मैं पढ़ता हूँ। ये 2,486 मेगावाट जो है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल में यही पूछेगा कि बिहार में नवीन और नवीकरणीय स्रोत से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है। जो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल स्रोत होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो पारंपरिक स्रोत हैं उनसे 9,000 मेगावाट की उपलब्धता है बिहार में। टोटल उपलब्धता है 9,000 का, उसमें से 2,000 जो है वो गैर पारंपरिक स्रोत जैसे सोलर हो गया, जैसे विंड हो गया, इन सब के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। बाढ़ की एक एवं बक्सर और नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल पावर स्टेशन की दो निर्माणाधीन इकाइयों से बिहार को लगभग में 2,099 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्राप्त होती है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कजरा लखीसराय में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे PT फैक्ट हैं। कहाँ हो, ये याद कर लो यार, कैसे बताऊँ आपको। कजरा
लखीसराय में 1810.37 करोड़ रुपए की लागत से बैटरी स्टोरेज प्रणाली के साथ में 185 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा परियोजना का अधिष्ठापन किया जा रहा है। निम्न में से किस जिले में कजरा में सौर ऊर्जा के लिए प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है? दरभंगा, मधुबनी, लखीसराय, जमुई। लखीसराय में लगाया जा रहा है, ये सवाल पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण शहरों को 24 घंटे हरित ऊर्जा के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराने के लिए SECI के साथ 210 मेगावाट हरित ऊर्जा की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया गया है। इसके अंतर्गत दिन में सौर ऊर्जा के माध्यम से सूर्यास्त के बाद अगले सूर्योदय तक सौर ऊर्जा से संचालित पंप स्टोरेज प्लांट के माध्यम से आवश्यक मात्रा में बिजली उपलब्ध होगी। इस परियोजना को जुलाई 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रिड के माध्यम से बिहार की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 13,544 मेगावाट से बढ़कर 14,024 मेगावाट हो गई है। वित्तीय वर्ष 24-25 तक ग्रिड सब स्टेशन की कुल संख्या 176 हो जाएगी। ये याद नहीं रखना है, लेकिन हमने ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि कितना मेगावाट रेनेबल सोर्स है, नॉन रेनेबल सोर्स को मिलाकर कितना है, और कितना मेगावाट जो है हमने बढ़ोतरी की है। कजरा स्टेशन क्या है, ये सब आपको ध्यान रखना है। महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देना है। महिलाएं जो सब सरकारी जॉब की तैयारी कर रही हैं, शादी के बाद भी उन सबको उद्यम बनाना है। उद्यम कीजिए, उद्यम कीजिए, रोजगार देने वाला बनिए। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना आप ही लोगों के लिए शुरू किया गया है। जो लड़कियाँ सुन रही हैं उन्हीं के लिए है ये। आगामी वित्त वर्ष 24-25 में 250 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित किया गया, लेकिन रिस्क कौन ले? उद्यम शुरू करना आसान नहीं होता है गुरु, बहुत रिस्क लेना पड़ता है उसके लिए। आपको लग रहा होगा कैसे ही है, बहुत मेहनत करना पड़ता है उसके लिए, बहुत ज़्यादा। 250 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित किया गया है। अगर कोई भी महिला उद्यम अपना शुरू करना चाहें तो शुरू कर सकते हैं। उद्यम दरअसल में वही शुरू कर पाते। उद्यम का मतलब कोई भी छोटा मोटा स्टार्टअप, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो समझ रहे हैं। स्टार्टअप बोलते हैं इसको गुरु, स्टार्टअप बोलते हैं। ये वही शुरू कर पाते हैं ना जिनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है। लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन दरअसल बात ये है ना कि अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना कमज़ोर है कि बच्चों में लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप नहीं हो पाती है। इस कारण से अपने यहाँ उद्यम लोग जल्दी शुरू नहीं करते हैं, रिस्क नहीं करते हैं। वो 15,000, 20,000, 25,000 की जॉब कर लेंगे 10-10 साल तक, 40,000 की जॉब कर लेंगे, 10-10 साल से कर रहे हैं जॉब, 40,000 तक पहुँचेंगे, लेकिन अपना कोई उद्यम शुरू करने में हिचकिचाते हैं क्योंकि रिस्क लेना पड़ता है उसके लिए मेहनत करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। लेकिन हम लोग सेफ लाइफ से निकलना नहीं चाहते हैं। हम 9 to 5 में खुश हो जाते हैं। 9 to 5 जॉब करो, टीवी देखो, खाना खाओ, सो जाओ, फिर अगले दिन जाओ, फिर अगले दिन आओ। तो ये आप ही लोगों के लिए लाया गया है कि महिलाएं कम से कम उसको तोड़कर आगे बढ़ें। देखिए, उद्यमी योजना है आपके लिए। यह योजना उद्योग विभाग के तहत क्रियान्वित की जा रही है। इसी तरह शिक्षा विभाग के तहत महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए 600 करोड़ रुपए व्यय के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत इंटर 12th उत्तीर्ण बालिकाओं को 25,000, स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ये तो आपको पता ही होगा कि जो बालिकाएं जो उत्तीर्ण करती हैं बैचलर डिग्री, 12th, UPSC, BPSC, UPSC पास करने पर 1 लाख रुपया, BPSC पास करने पर 50,000 रुपया, PT पास करो पैसा ले जाओ, है ना। करिए पास, पहली बार मिलेगा आपको। उद्योग विभाग की उद्यमिता विकास योजनाएं अर्थात CM युवा उद्यमी योजनाओं के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल 660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह राशि CM अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, CM अति पिछड़ा वर्ग मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना पर खर्च किया जाएगा। बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं के लिए, या अल्पसंख्यक में और कौन आते हैं बिहार में? बिहार में तो और कोई बड़ी अल्पसंख्यक आबादी है नहीं मुस्लिम का आबादी, तो मुस्लिम आबादी के लिए शुरू किया गया है, और जनजातियों के लिए भी शुरू किया गया है, OBC के लिए भी शुरू किया गया है, जनरली भी है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। भाग लीजिए इसमें, उद्यम शुरू कीजिए। बिहार बिजनेस कनेक्ट की चर्चा की गई जिसमें 6,000 निवेशकों ने भागीदारी की। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि 50,000 करोड़ रुपये से अधिक के बजट प्रस्तावित निवेश किए जाएंगे। आने वाले समय 50,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। नगर विकास स्मार्ट शहरों में 2,662 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। नगर विकास और आवास विभाग के लिए वित्तीय वर्ष
24-25 में योजनाओं के कुल 11,298 से 72 करोड़ रुपए का बजट का रखा गया है। बजट भाषण में बताया गया कि स्मार्ट सिटी मिशन पता नहीं कहां चला गया के तहत अब तक चारों शहरों को 2,662 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। भागलपुर के रहने वाले लोग, पटना के रहने वाले लोग, मुजफ्फरपुर के, बिहार शरीफ के रहने वाले लोग, बता दें कि पिछले कुछ सालों में आपके शहर में स्मार्ट सिटी जैसा क्या बना है, क्योंकि आपकी सिटी को पटना वालों को 611 करोड़ रुपए, भागलपुर को 835 करोड़ रुपए, मुजफ्फरपुर को 688 करोड़ रुपए, अब बिहार शरीफ को 528 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पर मिले हैं। क्या आपके शहर में नाले ढक गए हैं? क्या आपके शहर में बिजली की तारों को सही कर दिया गया है? वही तो स्मार्ट सिटी मिशन था। अगर ये नहीं हुआ है तो समझ जाइए कि किसी के जेब में 688 करोड़ रुपए, किसी में 611 करोड़ रुपए जा चुके हैं। तो ये था इसके लिए। इसके साथ ही नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 27 शहरों में स्वीकृत 37 योजनाओं के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। जो टॉयलेट वगैरह का वेस्ट निकलते हैं उनके पानी वगैरह को रोकने के लिए भी नमामि गंगे के तहत में अलग अलग शहरों में ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चलाया जा रहा है। पटना के अतिरिक्त 3 अन्य शहरों का काम पूरा हो चुका है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत 6 बड़े बड़े शहरों में मॉडल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है। ठोस अपशिष्ट जहां से भी निकलता हो, चाहे वो टॉयलेट वेस्ट हो या घरेलू वेस्ट हो, जो ठोस माध्यम में जो भी अपशिष्ट निकलता है उसके प्रबंधन के लिए विकसित किया जा रहा है। 35 नगर निकायों में 51 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी कार्यरत है। 87 नगर निकायों में 185 कंपोस्ट यूनिट कार्यरत है, जिनमें गीले कचरे से खाद बनाई जा रही है। वाकई पटना में प्लास्टिक कचरे के प्रसंस्करण के लिए प्लास्टिक वेस्ट MRF सेंटर की स्थापना की गई है। हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट MRF सेंटर की स्थापना बिहार के किस जिले में की गई है? तो पटना में किया गया है। प्लास्टिक कचरे के प्रसंस्करण से संबंधित है ये, जहां प्रतिदिन 5 टन प्लास्टिक कचरे का निस्तारण किया जा रहा है और इसका थोड़ा सा प्रभाव भी दिखेगा। कुछ स्तर पर तो पटना साफ हुआ ही है, बिल्कुल साफ हुआ है, ये आप अनुभव कर सकते हैं। हालांकि अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। पटना मेट्रो रेल परियोजना को अब तक 3,402.09 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं और इसको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये नहीं पूछा जाता है। लेकिन देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। सरकार ने बताया पटना मेट्रो रेल परियोजना के दोनों कॉरिडोर में निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है और अभी जो बताया गया उसमें दरभंगा है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, बिहार के 4 और शहरों में मेट्रो रेल चलाया जाएगा। अभी आया ही है, अभी वो क्लियरिफिकेशन हो जाएगा, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तब और भी बता दूंगा मैं। अब तक इस योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार की ओर से 872.50 करोड़ रुपए और राज्य सरकार की ओर से 2,529.59 करोड़ रुपए अर्थात कुल 3,402.09 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। पटना मेट्रो बहुत दिन से बन रहा है। इतने दिनों में दिल्ली मेट्रो के 4 नए अलग अलग लेन बन गए, लेकिन पटना का एक मेट्रो नहीं बन पाया है। पेयजल जलापूर्ति योजना पहुंचाने में राष्ट्रीय औसत से बेहतर है बिहार। पेयजल गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सभी ग्रामीण परिवारों को 70 लीटर प्रतिदिन की दर से जलापूर्ति की जा रही है। तो सबसे बड़ा झूठ है, मैं इसका गवाह हूँ। उन्होंने नल जरूर लगाए, ना तो वो नल काम का है, पानी तो कभी आती ही नहीं है। जो राष्ट्रीय औसत से 15 लीटर अधिक है। वहीं 7,326 छूटे हुए क्षेत्रों मोहल्लों बसावट में शुद्ध पेयजल पहुँचाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। राज्य के गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में 1,118 पाइप जलापूर्ति योजनाओं में पाइपलाइन का विस्तार करते हुए जरूरतमंद परिवारों को नल का जल उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है। ये सब याद रहेगा। कितने देर से 57 मिनट्स में नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ, बीच में एक भी बार वीडियो एडिट नहीं करता हूँ मैं। आज तक ना तो मैंने माइक ख़रीदा है, ना तो मैंने वीडियो एडिट किया है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर हो जाता है कि कभी कभार 2-3 वीडियो को जोड़ना होता है, मास्टर वीडियो बनाना होता है तो ऐड करता हूँ मैं, नहीं तो वीडियो एडिट नहीं करता हूँ, ना तो माइक। और इतने देर से बोल रहा हूँ, आपकी सुनने की कैपेसिटी नहीं रही क्या? बीच में रोक कर लिया कीजिए, 45 मिनट का एक क्रम में देखा कीजिए। 45 मिनट के बाद अगर शुरू होता है तो पानी वानी पी के फिर देखा कीजिए, ठीक है। साथ ही देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि गंगा नदी से जल बक्सर, भोजपुर, वैशाली, बेगूसराय, पटना, भागलपुर जिलों के 1070 आर्सेनिक प्रभावित वार्डों में जलापूर्ति प्रारंभ कर दी गई है। ये जो जिले हैं बक्सर, भोजपुर, वैशाली, बेगूसराय, पटना, भागलपुर, यहाँ पर आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कुछ इलाकों में, उन इलाकों में गंगा जी से पानी को पहुँचाया जा रहा है। परिवहन 400 इलेक्ट्रिक बसों का होगा परिचालन। PME बस सेवा की योजना के तहत पटना में 150, मुजफ्फरपुर 50, गया में 50, दरभंगा में 50, पूर्णिया में 50, भागलपुर 50 बसों का परिचालन किया जाएगा। ई बस होंगे, इलेक्ट्रिक बस होगा, जो बगल से गुजर जाती, बिल्कुल आवाज़ नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं आवाज़ करती है ये, और शानदार बस होती है।
400 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन होगा। साथ ही यदि किसी महिला के नाम पर तिपहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब निबंधित रजिस्टर होता है तो महिला के पास व्यावसायिक लाइसेंस है तो उसके लिए वाहन कर में 100% की छूट दी गई है। अगर आप अपने घर के लिए कोई तिपहिया वाहन या कोई टैक्सी, मोटर कैब ये सब लेने जा रहे हैं तो कृपया करके अपनी माताजी या बहनों के नाम पर रजिस्टर करवाएं। जो गाड़ी रजिस्टर करवाने का फ़ीस होता है वो 100% माफ़ हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो कृपया करके ये ज़रूर करवाएं। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों पर 50% तक की छूट दी गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों 50% तक की छूट होती है। इसके लिए सभी जिलों में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण होगा, जिनमें से 15 जिलों में कार्य पूरा हो गया है। 9 जिलों में यह कार्य प्रगति पर है। परिवहन विभाग का कुल बजट 451.46 करोड़ रुपये रखा गया है। अगला है आपका, बस एंड ही होने वाला है थोड़ी देर में, बस यही है, अंतिम है, यही है, यहीं तक है बस पढ़ना। और देखिए इसमें क्या कहा गया है, कृषि क्षेत्र से संबंधित है। अब खेती किसान पर 27 अरब व्यय किए जा रहे हैं, 27 अरब रुपया व्यय किया जा रहा है। राज्य सरकार के बजट में इस वर्ष कृषि शोध, शिक्षा शोध पर आधुनिक कृषि पर लक्षित किया गया है। वैशाली बिदुपुर में पान विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हाल ही में बिदुपुर में पान विकास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है। मगही पान तो बड़ा फेमस होता है, वैसे मिथिलांचल का पान बड़ा फेमस होता है। मगही पान और मिथिलांचल के पान में एक अंतर होता है कि हमारे यहाँ का जो मिथिलांचल के एरिया का पान होता है उसको अगर आप चबाएंगे तो मुंह में कुछ नहीं बचेगा। मगही में अंत में कुछ चीज़ें बच जाती हैं, ये अंतर होता है। अब देखिए यह सेंटर कहाँ पर बनाया गया है, तो वैशाली में बनाया गया है। कृपया करके इसको ध्यान में रखें। वैशाली, हाजीपुर हो गया, वैशाली। मखान के लिए 20 तथा प्याज के लिए 25 भंडार गृहों का निर्माण कराया जा रहा है। गया के बाराचट्टी प्रक्षेत्र पर भूमि एवं जल संरक्षण का मॉडल प्रदर्शन केंद्र की स्वीकृति दी गई है। 102 करोड़ की लागत से 100 सीड हब विकसित किए जाएंगे, बीजों के हब, जहां पर बीज आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे दिल्ली अगर आप आएंगे तो पूसा रोड पर बहुत सारे किसान आते हैं सस्ता बीज खरीदने के लिए आस पड़ोस इलाकों से, बहुत सस्ता पड़ता है। महंगे से महंगे बीज आपको यहाँ पर बहुत सस्ते दाम पर मिल जाते हैं। पूसा रोड दिल्ली में है। तो उसी प्रकार से बिहार सरकार भी अलग अलग जगहों पर सीड हब डेवलप करेगी, जहां पर सस्ते बीज और गुणवत्तापूर्वक बीज मिल सकें। कृषि संबंधित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सेकेंडरी, द्वितीय कृषि से संबंधित शिक्षा व शोध संस्थानों की स्थापना होगी। कृषि विभाग की ओर से योजना मद में 2,782 करोड़ रुपए और स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय मद में 818.92 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। इस हेतु 3,600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया बजट में। कृषि में शोधार्थियों को प्रतिमाह 10,000 की राशि दी जाएगी। जो रिसर्चर्स होंगे एग्रीकल्चर जुड़े हुए उनको 10,000 रुपये प्रति मंथ की सैलरी भी दी जाएगी। दलहन, तिलहन तथा आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना होगी। मोटे अनाज पर शिक्षा शोध और प्रसार हेतु दीर्घकालिक अवधि के लिए प्रभावी योजना पर कार्य किया जा रहा है। मोटा अनाज जो होता है उस पर कृषि में शोध करने वाले, रिसर्च करने वाले PhD के छात्रों को अन्य छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त, अन्य कोई स्कॉलरशिप मिल रहा है उसके अतिरिक्त प्रतिमाह 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये था आपका पूरा बिहार का बजट। आपका यहाँ तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। सारा का सारा कृपया करके अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एक बार 2 बार जितनी बार में हो सके। और इसको अगर आपने 2 बार देख लिया, मैं इससे रिलेटेड MCQ भी आपको करवाऊँगा। अगर आपने इसको 1 बार 2 बार देख लिया तो इससे अगर सवाल पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। 2 बार में वीडियो को कंप्लीट कीजिए, 1 बार में आधा, फिर दूसरी बार में आधा। स्पीड बढ़ाकर मत देखिएगा क्योंकि कंसंट्रेट नहीं आप कर पाएंगे, आंकड़ों को नहीं याद रख पाएंगे और आंकड़ों से ही सवाल पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।